एक चीज। दूसरा चीज आपको बताऊं कि जो राकेश जी कह रहे थे, जो बर्बन विस्की है उसका $1 अरब सालाना का हमारे यहाँ आगमन होता है, और उस पे इन्होंने 150% से घटाकर 100% जो ड्यूटी की है। तो आप सोचिए कि 50% ड्यूटी $1 अरब की विस्की पे इन्होंने कम की है, और वो भी जब इन दोनों की बातचीत शुरू होने वाली थी उसके ठीक पहले कर दी। बर्बन विस्की बहुत मशहूर है। तीसरी चीज, जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर चाइना का उल्लेख हुआ, और चाइना के उल्लेख पर जिस तरीके से माय फ्रेंड डोनाल्ड ने जवाब दिया, उसके बाद में चाइना ने उस पर प्रतिक्रिया जाहिर की। उसने कहा है कि भारत की जो पॉलिसी है बायलैटरल रिलेशन की, द्विपक्षीय की, उसके अंदर उसको तीसरे पक्ष अमेरिका को नहीं शामिल करना चाहिए। वैसे कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं चाइना से, लेकिन एक जो मौखिक हमारी जो नीति है द्विपक्षीय वार्ता की, उसके खिलाफ वो बातचीत दी। बिल्कुल। अब मैं आता हूं राहुल गांधी पे। राहुल गांधी का ये जो वीडियो है ड्रोन वाला, उसके पहले आप जंप करके चलिए जो उनका पार्लियामेंट में भाषण था एआई को लेकर, वो एक मुझको लगता है पिछले कई दशकों में पार्लियामेंट में तकनीकी विषय पर एक आउटस्टैंडिंग लेक्चर था किसी का, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि हम जब इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने की बात कर रहे हैं तो हमारा बेस क्या होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा पे काम करता है, और हमारा जितना भी डेटा है या तो गूगल के पास है, या एक्स के पास है, एलन मस्क के पास है, हमारे पास अपना डेटा या मेटा के पास है। आप देखिए भारतीयों का डेटा किसके पास है, ये 3 कंपनियों के पास। जब हमारे पास में अपना ओरिजिनल डेटा नहीं है तो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करेगा। ये उनका पार्लियामेंट का बहुत अच्छा भाषण था। ठीक उसके बाद में वो नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड के बच्चों से मिले हुए थे। वो वीडियो भी देखने लायक है, जिसके अंदर वो एक कार पे बताते हैं कि एक कार का एक्सीडेंट होता है तो कैसे जो इंजन है पूरे आकर हिट करता है और आदमी को की मौत हो जाती है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है किस तरीके से ये जो एक तरफ का प्रेशर है उसको अलग अलग डिसेंट्रलाइज कर सकता है। उन्होंने उसको 2 बातें बोली। एक तो उसको पॉलिटिक्स को लेके गए कि पॉलिटिक्स में डिसेंट्रलाइजेशन क्यों जरूरी है, जिससे पावर एक को चोट न करे। और दूसरा बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम ही ये है कि वो इस पावर को इस प्रकार से डिसेंट्रलाइज करे कि यदि किसी कार का कॉलिजन होता है तो वो जो उसका ड्राइवर है उसकी मौत ना हो। देन उसके बाद उसी श्रृंखला में ये उनका तीसरा वीडियो, जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि एक चाइनीज जो एआई से चलने वाला ड्रोन है, वो उसका कैमरा और वो किस तरीके से काम करता है। यदि हम इसका राजनीतिक मायने देखें तो राजनीतिक मायने ये है कि वो कांग्रेस मुझे लगता है कि इस देश के युवाओं से अब सीधे इंटरेक्ट करना चाहती है। जो उसका ओल्ड वोट बैंक है उसको इन्हांस करने के लिए, इसमें कोई शक नहीं कि जब कांग्रेस अभी अपनी बातें करती है तो जो बच्चा 10 साल या 11 साल का था वो आज 21 साल का है। मनमोहन सिंह के समय के शासन में जो बच्चा 10 साल का था या 11 साल का था, या इंदिरा गांधी के शासन में उसका जन्म ही नहीं हुआ था, वो आज 21 साल 22 साल का, उसको नहीं मालूम है कि 10 साल की उपलब्धि क्या है। वो 2014 के बाद की उपलब्धि को देखता है। तकनीकी मामले में खासकर तकनीकी मामले में हमारे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हमारे इंजीनियरिंग सब स्टैंडर्ड है, इंजीनियरिंग के मोस्टली स्टूडेंट्स बेरोजगार हैं। उस पोजीशन में यदि हम देखते हैं तो जिसको हम कहते हैं कि न्यू इनिशिएटिव, यदि क्योंकि कांग्रेस ने सन 2000 में Y2K पे प्रयोग करके दिखा दिया था, वर्ल्ड पे हमारा राज चलता था। जब सन बदलने वाला था और पूरे कंप्यूटर्स की बात आई थी तो Y2K पे कांग्रेस के शासन में हमने शासन किया था वर्ल्ड पे। ये जो नया टेक्नोलॉजी, जाहिर है कि टेक्नोलॉजी को लाने वाले राजीव गांधी थे जिन्होंने कंप्यूटर से टेक्नोलॉजी को शुरू किया, और ये राहुल गांधी नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं। और ये जिसको जेड जनरेशन हम कह रहे हैं, उस जनरेशन के लिए हम कैसे रोजगार उपलब्ध करा सके, देश की सुरक्षा के लिए किस तरीके से जरूरी है, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसा हो, उसके ऊपर इस प्रकार की बात करना मुझे लगता है कि इट इज अ ब्रिलियंट। एक आदमी ट्विटर पर लिख रहा था कि इस देश का दुर्भाग्य कि यह आदमी विपक्ष में बैठा हुआ, यानी जो जिस कमांड से, मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी जब अंग्रेजी में बोलते हैं और टेक्निकल विषय पर तो उनकी बहुत तगड़ी पकड़ होती है। हिंदी में शायद वो कमजोर होते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है इसका जो मैसेज है वो एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए कांग्रेस का एक विजन है कि नेक्स्ट
कांग्रेस किस विजन को लेके आगे चलना चाह रही, वो केवल जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं केवल उस पर नहीं टिकी हुई है, और नेक्स्ट जनरेशन जो है, जो आने वाले 15 साल, 16 साल, 21 साल, 22 साल के बच्चे, उनके लिए रोजगार, टेक्नोक्रेसी और भारत के विकास में उनके योगदान के लिए लोगों को आमंत्रित कर रही है। और मुझे लगता है कि यह राजनीति का एक महत्वपूर्ण मोड़ है भारत की। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये राजनीति का महत्वपूर्ण मोड़ है, और जिसमें यहाँ राहुल गांधी जो हैं वो अपनी बात, और खासकर इस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, एआई की बात कर रहे हैं, ड्रोन की बात कर रहे हैं, ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, और आज 21वीं सदी की जो क्रांति है उसकी बात कर रहे हैं। आना चाहता हूं गर्ग साहब आपके पास। निर्देश देता है, अब ये धीरे धीरे दिख रहा है कि सरकार उसका पालन नहीं कर रही है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को अगर कॉग्निजेंस में अगर सरकार नहीं लेगी तो फिर कल को जो न्यायपालिका है उससे भरोसा, उस पर लोग कैसे भरोसा करेंगे? सवाल तो उठता है ना। तो राजीव जी, हो क्या रहा, सुप्रीम कोर्ट बातें तो बड़ी बड़ी कर रही है, लेकिन लिखित में आदेश कुछ नहीं कर रही। और देखिए क्या होता है कि जब तक लिखित का आदेश नहीं होगा तब तक उसे इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप किसी को जोर नहीं दे सकते। अब जहां तक चीफ इलेक्शन कमीशन की बात रही, मुझे शायद लगता है कि राहुल गांधी उसमें शामिल नहीं होंगे। आप याद करें कि मैं ये जो एक संभावना बोलता हूं सच रहती है। उस दिन मैंने आपको मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की संभावना बताई थी और वो लगा, और आज मैं आपको फिर कह रहा हूं कि राहुल गांधी शामिल नहीं होंगे। उसका कारण ये है क्योंकि पहले से तय हो चुका है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को बनना है। ज्ञानेश कुमार इस समय इलेक्शन कमिश्नर है। जैसे इन्होंने 480 लोगों की लिस्ट बनाई थी, उसमें से 5 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया है। उसके अंदर सीनियर मोस्ट ज्ञानेश कुमार है। ज्ञानेश कुमार वो व्यक्ति जो 2019 में होम मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी थे जब धारा 370 वाला फैसला कश्मीर में लागू किया गया। उसके बाद में वो अमित शाह के साथ में ही जो उनका सहकारिता मंत्रालय उसमें सेक्रेटरी बने, और रिटायर हुए तो उनको इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया। दूसरा नाम इसका सुखबीर सिंह संधू का है। ये दोनों लोग 1988 बैच के आईएएस हैं। तो फर्स्ट 2 नाम तो इन्हीं लोगों के हैं, और जैसा लगभग तय है कि ज्ञानेश कुमार चूंकि अमित शाह के बहुत करीबी हैं, इसलिए उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाएगा। और शायद ये वेल नोन फैक्ट होने के बावजूद मुझे लगता है कि राहुल गांधी इसमें शामिल नहीं होंगे। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का भी जो रवैया है मुझे इसमें बहुत समझ में नहीं आ रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट को मालूम है कि 17 तारीख को इस पे चुनाव होना है, तो उनको 19 तारीख की डेट देने की जरूरत क्या है? या तो उसको स्टे देते, उन्होंने नहीं दिया। इसका मतलब मान के चलो कि देखिए बहुत सारा क्या होता है कि जब आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आप जज देखोगे ना, तो आपको समझ जाएगा कि ये प्रो गवर्नमेंट ऑर्डर देगा कि ये नहीं देगा। 99% ऑर्डर्स में सुप्रीम कोर्ट, जो एपेक्स कोर्ट है दिल्ली के खास तौर पे, वो सरकार के खिलाफ कोई आदेश दे ही नहीं रही है। यदि आपको कोई जांच या कुछ का दे रहे हैं तो वो जो एट द एंड रिजल्ट आता है, जिसके अंदर ऑर्डर लिखा जाता है, वो प्रो गवर्नमेंट ही होता है। तो न्यायपालिका पे आम आदमी का भरोसा उस स्तर पे उठ गया है कि कभी आप गली मोहल्लों में जाकर देखिए लोगों को, जब हम दिल्ली में देखिए दिल्ली राइट्स के 5 साल के मुकदमों में क्या स्थिति में खड़े हुए, लोगों की जमानत नहीं हो रही है, और जो लोगों के सेशन कोर्ट में केस चल रहे हैं फटाफट आदमी के एक्यूटल होते चले जा रहे हैं। और आई एम सॉरी टू से, लेकिन आप उसमें जात बिरादरी देख ले तो मालूम पड़ जाएगा कौन एक्यूटल हो रहे हैं, किनको सजा हो रही है। तो कोर्ट का जो नजरिया है, जब कोर्ट में भर्तियां उस तरीके की होंगी, मध्य प्रदेश में अभी एक जज बने, वो तो आरएसएस से सीधे जुड़े हुए थे, उनको अभी जज बनाया दिया है वहां पर, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो बीजेपी की लीगल सेल के हेड हुआ करते थे। तो जब जजेस इस लेवल पर हैं, तो यानी देखिए रंजन गोगोई से जो गिरना शुरू हुआ है, तो अब आप सोचिए कि ये पतन की पराकाष्ठा की ओर हम जा रहे हैं। तो आप कोई उम्मीद मत करें कि इसके अंदर कुछ होगा। और सबसे बड़ी चीज है कि अब इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव जीतने के बनिस्पत इलेक्टोरल रोल पे काम करना पड़ेगा। यदि इलेक्टोरल रोल पे अब काम नहीं किया ईमानदारी से, जिस प्रकार से इलेक्शन की तैयारी की होता है, वो इलेक्टोरल रोल पे पॉलिटिकल पार्टीज को ही घर जाके तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बोला कि वो जाति जनगणना करेंगे, तो जाति जनगणना के साथ में इलेक्टोरल रोल को भी अपडेट करते चलिए, बिल्कुल आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या हो रहा है ना। तो आज जरूरत इस बात की है कि पॉलिटिकल पार्टीज बियॉन्ड द पार्टी लाइन, बियॉन्ड द इंडिया गठबंधन और समथिंग गठबंधन,
उन लोगों को इसके ऊपर सीरियसली काम करना होगा, क्योंकि जो जिस प्रकार से आप देखिए ना कि जो चुनाव अभी मिल्कीपुर में अयोध्या में हुआ, एक तरफा आपने वोट पड़वा है, जी रामपुर में जो हुआ था लोगों को वोट ही नहीं डालने दिए, और फिर जब आप उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो आपको नोटिस दे देते हैं। भाई कमीशन का मतलब यह नहीं हुआ कि आपका कंटेंट हो जाएगा हर चीज के अंदर। जिन चीजों के जवाब कांग्रेस मांग रही है उसका जवाब वो दे नहीं रहे, कह रहे हैं कि ईवीएम को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। भाई ईवीएम की हम बात ही नहीं कर रहे। कांग्रेस ने जो महाराष्ट्र से जो रिप्रेजेंटेशन दिया है वो इलेक्टोरल रोल को लेकर दिया है, उसके ऊपर वो कोई जवाब नहीं दे रहे। एक कॉलेज का मालिक बीजेपी का नेता है, उस कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले सभी बच्चों के इलेक्टोरल रोल में नाम है, वो सबसे वोट डलवा दिए। तो इलेक्शन कमिश्नर कोई भी बन जाए, एट द एंड सब कुछ खेल कलेक्टर करता है। और पता नहीं आईएएस कैसे आ रहे हैं इस समय, दुर्भाग्य है। यंग आईएएस पे भरोसा नहीं होता है कि उन लोगों का बुद्धि और विवेक किस जगह गिरवे रखे हुए हैं। वो तो हाईली एस्पायरेंट हैं, या तो उनको बहुत ज्यादा जल्दी है कि वो अधिक से अधिक डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट हो। तो ये है ना, जिस एक तंत्र को पूरी तरीके से कोलैप्स जब किया जाता है, तो लोकतंत्र का जो 3-4 स्तंभ थे, तो हम लोगों ने पत्रकारिता को तो खत्म होते हुए देख लिया है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका की आप स्थिति देख लीजिए। हम पार्लियामेंट में बहस नहीं करना चाहते हैं। आपका स्पीकर कहता है कि आप शून्यकाल नहीं चलने दूंगा, मैं प्रश्नकाल नहीं होने दूंगा, जी है ना। वो आप देखिए कि बड़े बड़े बहसों में कोई मिनिस्टर ही नहीं रह रहा। बहस चल रही है बजट के ऊपर राज्यसभा में, अपर हाउस कहलाता है, उसके अंदर राज्य मंत्री भी नहीं है। जी जी